हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है मीनर्स डिजीज़। मीनर्स डिजीज़ जैसे कि आपको पता है कि किसका पार्ट है, ईयर का पार्ट है, ईयर की डिजीज़ है। और ईयर में भी कौन से ईयर की? इनर ईयर की। कौन से ईयर की? इनर ईयर की। और इनर ईयर में भी किसकी डिजीज़ है? कोक्लिया की। इनर ईयर के मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कोक्लिया और दूसरा होता है लेब्रिंथ। इनर ईयर के दो पार्ट्स होते हैं मेन, कोक्लिया और लेब्रिंथ। लेब्रिंथ तो किस में हेल्प करता है? बैलेंस में। जो अपन पोस्चर में चल पाते हैं सीधे, या फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चल पाते हैं, वो किसकी हेल्प से? लेब्रिंथ की। और कोक्लिया की हेल्प से अपन किस में हेल्प करता है कोक्लिया? हियरिंग में, यानी सुनने में। अब जैसे हमारे इनर ईयर में दो लेब्रिंथ प्रेजेंट है। कितने? दो लेब्रिंथ प्रेजेंट है। तो जो बाहरी लेब्रिंथ है उसको बोलेंगे बोनी लेब्रिंथ। बाहरी लेब्रिंथ को क्या बोलेंगे? बोनी लेब्रिंथ। और अंदर वाला जो है उसको बोलेंगे क्या? मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। यदि इजी वे में समझे तो जैसे बाहर एक कवरिंग है जिसे बोल रहे हैं बोनी लेब्रिंथ। क्या बोल रहे हैं? बोनी लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब जैसे हमारे इनर ईयर है, इसकी दो कवरिंग है। बाहरी कवरिंग को बोलते हैं बोनी और अंदर वाली को बोलते हैं मेम्ब्रेनस। जैसे कि ये हो गई बाहरी कवरिंग, तो इसको बोल दिए बोनी लेब्रिंथ। और अंदर वाली, जैसे ये अंदर कोई दूसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इसको बोल दिए क्या? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब इन दोनों के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? फ्लूइड। अब जैसे ये वाला फ्लूइड जो होता है, ये होता है कौन सा? पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ, जो कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में प्रेजेंट होता है। बोनी लेब्रिंथ में प्रेजेंट होता है। और जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इसको क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ। क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ। और जो हमारे वेस्टिब्यूल और कोक्लिया है, वो दोनों किस में प्रेजेंट है? एंडोलिम्फ में। वेस्टिब्यूल और कोक्लिया किस में प्रेजेंट है? एंडोलिम्फ में। अब इसमें क्या होता है, किसी पर्सन में क्या है, एंडोलिम्फ बढ़ जाए, जैसे ज़्यादा हो जाए एंडोलिम्फ। जैसे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि एंडोलिम्फ बन रहा है और क्या हो रहा है? ड्रेन आउट हो रहा है। मीन्स जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे ड्रेन आउट हो रहा है क्या? एंडोलिम्फ। तो अगर ये बढ़ जाए तो क्या होगा? ये अपने क्या होगा? मीनर्स डिजीज़। अब जैसे यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ चैनल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। यानी चैनल्स का मतलब क्या हो गया? कुछ गेट प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इन जो गेट है, इनको क्या बोल देंगे? एंडोलिम्फेटिक चैनल्स। ये कुछ चैनल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी जहाँ से एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड बाहर निकलता है। तो ये चैनल्स यानी गेट है ये। तो इसको क्या बोलेंगे? एंडोलिम्फेटिक। एंडोलिम्फेटिक चैनल्स। क्या बोलेंगे? एंडोलिम्फेटिक चैनल्स। ये एंडोलिम्फेटिक चैनल्स की हेल्प से जो एक्सेस एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर क्या होता है, फर्दर पेरिलिम्फ विनस ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और नॉर्मली हम जो हमारे अंदर हो रहा है वो प्रोसेस होना चालू हो जाती है। मतलब ड्रेन आउट कैसे होता है? ये पहले जो एंडोलिम्फ है ये किस में मिक्स हो जाएगा? पेरिलिम्फ में। पेरिलिम्फ फिर फर्दर किस में मिक्स हो जाएगा? अपने जो ब्लड वेनस ब्लड है उसके साथ मिक्स हो जाएगा। ये मतलब नॉर्मली सब इंसानों में होता है, अपने अंदर भी हो रही है ये प्रोसेस। अब क्या होता है, ये जो एंडोलिम्फेटिक चैनल्स हैं, ये किसी प्रॉब्लम की वजह से बंद हो जाए या ब्लॉक हो जाए। जैसे ये चैनल्स है, ये किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बंद हो जाए या फिर ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा? एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड क्या होगा? बढ़ना या फिर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक स्ट्रक्चर होती है कौन सी? ट्रेवेस्कुलरिस।
कौन सी, स्ट्राया वेस्कुलरिस। ये क्या करती है, एंडोलिम्फ का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है ये, एंडोलिम्फ का फॉर्मेशन करती है ये। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसमें, स्ट्राया वेस्कुलरिस जो क्या कर रही है, एंडोलिम्फ, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर ये इरिटेट हो जाए तो क्या होगा, इसमें एंडोलिम्फ का अमाउंट बढ़ जाएगा, या फिर क्या हो जाए, हमारे चैनल्स बंद हो जाए या चैनल्स ब्लॉक हो जाए, या क्या होगा, दूसरा क्या होगा, या हमारी बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाए। अगर पूरी बॉडी में सारे फ्लूइड्स बढ़ेंगे तो एंडोलिम्फ भी उनके साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी एक रीज़न होता है किस चीज़ का, एंडोलिम्फ बढ़ने का। अब जैसे इनमें से किसी भी वजह से, या तो चैनल्स की वजह से, या फिर ये जो एंडोलिम्फ बना रही है जो स्ट्रेवेस्कुलरिस, इसकी वजह से कोई भी वजह से एंडोलिम्फ बढ़ गया, तो एंडोलिम्फ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जिससे क्या होगा, वेस्टिब्यूल या फिर कोक्लिया इरिटेट होंगे। तो इरिटेट होने की वजह से क्या होगा, नॉर्मली कोई बात भी नहीं कर रहा है, जैसे कोई बोल भी नहीं रहा है, फिर भी कोक्लिया वाइब्रेट होगा और अपने को लगेगा कोई बात कर रहा है और अलग अलग आवाज़ें सुनाई देंगी। मीन्स हम बात कर रहे हैं, हमारी जो सेंसरी स्ट्रक्चर है वेस्टिबुलर कोक्लिया, उसके अंदर क्या हुआ, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, हमें अलग अलग सिम्टम्स या अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब इंक्रीज अमाउंट या फिर क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोलिम्फ इज नोन एज मीनर्स डिजीज। इंक्रीज्ड अमाउंट या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोलिम्फ इज नोन एज मीनर्स डिजीज। मीनर्स डिजीज क्या होगा कि एंडोलिम्फ का अमाउंट बढ़ गया, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, किस वजह से, या तो चैनल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज आने की वजह से, या उसके सीक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, कोई भी दिक्कत हो गई जिससे कि एंडोलिम्फ नॉर्मल से बढ़ गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, मीनर्स डिजीज़। क्या बोलेंगे, मीनर्स डिजीज़। अब इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोलिम्फेटिक फेटिक हाइड्रोप्स। क्या दूसरा क्या नाम होता है इसका, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। अब ये क्या है, ये एक इडियोपैथिक प्रॉब्लम है। क्या है, इडियोपैथिक प्रॉब्लम है। इडियोपैथिक का मतलब हो गया कि इसका कोज जो है, कोज क्या है, अननोन है, मतलब ये क्यों हो रही है वो अपने को नहीं पता, एग्जैक्ट कोज अपने को नहीं पता अभी तक भी। लेकिन जैसे इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या है, रिस्क फैक्टर मतलब कि जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनमें ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन सी डिजीज़, मीनर्स डिजीज़। कौन से पेशेंट में जो लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उनमें कौन सी डिजीज़ देखने को मिलती है, ये मीनर्स डिजीज़। सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न तो क्या हो गया, स्ट्रेस। और दूसरा क्या हो गया, सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है, तब भी क्या हो सकता है, मीनर्स डिजीज़। अगर सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है तब भी मीनर्स डिजीज़ हो सकती है। तो दूसरा क्या हो गया, सोडियम और वाटर का क्या हो रहा है, रिटेंशन, तब भी क्या हो सकती है, मीनर्स डिजीज़। अर्लीस्ट और कॉमनेस्ट साइन क्या है, सबसे पहले अपने को क्या सुनाई देगा, इसमें क्या क्या दिक्कत होगी, वो है इसका साइन, उस साइन को बोलते हैं टिनिटस। टिनिटस का मतलब क्या हो गया कि मतलब अपने को घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी, मतलब कुछ भी आवाज़ नहीं होगी रियल के अंदर, लेकिन पीछे अपने बैकग्राउंड में कानों में कैसी आवाज़ देगी, घंटी की। किसकी, घंटी बजती हुई सुनाई देगी। तो शायद आपके समझ में आ गया मीनर्स डिजीज़ क्या होता है, कि ये क्या होता है, एंडोलिम्फेटिक, एंडोलिम्फ बढ़ने की वजह से होता है, जो किस वजह से हो सकता है, या तो एंडोलिम्फ चैनल्स ब्लॉक होने की वजह से, या फिर जो ये बना रहा है एंडोलिम्फ, कौन, स्ट्राया वेस्कुलरिस, इसके अंदर कोई भी इरिटेशन आने की वजह से या कोई और रीज़न से ये बढ़ सकती है, तो उसको एंडोलिम्फ के बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, मीनस डिजीज़। जिससे क्या होगा कि अपने को अगर कोई बोल भी नहीं रहा है फिर भी आवाज़ें सुनाई देगी और घंटियाँ बजेंगी कानों में, ऐसी कुछ दिक्कत होती हैं। तो अब इसको नोट से समझने की कोशिश करते हैं। तो बात कर रहे थे अपन किसकी, मीनर्स डिजीज़ की, या उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, एंडो लिम्फेटिक हाइड्रोप्स। अभी इसमें क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोलिम्फ इज़ नोन एज मीनर्स डिजीज़। यानी कि एंडोलिम्फ जो एक फ्लूइड है वो अगर एक्सेस अमाउंट में क्या हो रहा है, बन रहा है, या फिर उसके चैनल्स ब्लॉक हो गए उस वजह से वो बढ़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, मीनर्स डिजीज़।
इट इज़ एन इडियोपैथिक कंडीशन, मतलब अभी तक कोज अननोन है, उसका कोज अपने को नहीं पता कि ये क्यों होती है। अब इसके बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर, सबसे जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है इसमें वो होता है स्ट्रेस। दूसरा क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन। अब बात करते हैं किसकी, असेसमेंट फाइंडिंग्स की। तो असेसमेंट फाइंडिंग अपने को क्या देखने को मिलेगा इसमें, टिनिटस। मतलब टिनिटस का मतलब क्या हो गया, रिंगिंग इन द ईयर्स, मतलब कि बैकग्राउंड में या कानों में अपने को कैसी आवाज़ें सुनाई देंगी, जैसे तो कोई घंटियाँ बज रही हैं बहुत तेज़, या बार बार सारे टाइम कोई घंटियाँ बज रही है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ ही नहीं होगा। सिर्फ वो किसकी वजह से होगा, कोक्लिया के इरिटेट होने की वजह से। अर्लीस्ट एंड कॉमनेस्ट फाइंडिंग, सबसे पहले यही होता है क्या, टिनाइटस साउंड, मतलब घंटियाँ बजना शुरू हो जाती है कानों में। दूसरा इसमें होता है वर्लिंग मूवमेंट। वर्लिंग मूवमेंट क्या होता है, रोटेशन ऑन ए सिंगल मूवमेंट। मतलब वेस्टिब्यूल किस में हेल्प करता है, अपनी बैलेंस में। तो इसमें क्या होगा वर्निंग मूवमेंट में, कि अपन एक ही जगह पे घूमेंगे, रोटेशन ऑन ए सिंगल मूवमेंट। फिर ये क्या होगा, एपिसोडिक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये क्या है, एक एपिसोडिक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। एपिसोडिक मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारे टाइम ही अपने ये घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी, या फिर सारे टाइम ही अपने को कोई बोल रहा नहीं होगा और पीछे से आवाज़ें सुनाई देगी। ये एपिसोडिक है, मतलब 2-4 मिनट के लिए एपिसोड आएंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा इंसान, फिर 2-4 मिनट के लिए एपिसोड आएंगे। एपिसोडिक वर्टिगो, नोजिया एंड वोमिटिंग। फिर बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहला है हेल्थ हिस्ट्री, दूसरा है कोक्लियोनिस्टेग्मोग्राफी, फिर तीसरा है इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, और फिर है रीने टेस्ट, और फिर है वेबर टेस्ट। तो बात करते हैं कोक्लियोनिस्टेग्मोग्राफी क्या होती है। इसमें क्या होता है कि अपन आई के जो भी मूवमेंट है उससे किसका पता लगाते हैं, इनर ईयर के डिसऑर्डर्स का। इस मतलब कि इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स टू डायग्नोस बैलेंस एंड ईयर इनर ईयर डिसऑर्डर्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ योर इनर ईयर या फिर कोक्लिया। ये क्या करता है, अपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू क्या करते हैं, इनर ईयर के जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंदर किसमें, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी में। रिने टेस्ट किससे करते हैं, रिने टेस्ट करते हैं किससे, ट्यूनिंग फोर्क से, जो कुछ इस तरह की होती है 512 हेजार्ड की लेते हैं। किसके लिए, रीने टेस्ट के लिए। और ये सेम ट्यूनिंग फोर्क किसके लिए यूज़ करते हैं, वेबर टेस्ट के लिए। अब ये टेस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले डाल रखी है ईयर की, उसके अंदर इनके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो ड्रग थेरेपी कौन सी देंगे, एंटी डिप्रेसेंट, एंजियोलाइटिक ड्रग्स, एंटी इमेटिक ड्रग्स, डायूरेटिक्स, एंटी हिस्टामिन। फिर बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंडोलिम्फेटिक चैनल्स। अगर कोई एंडोलिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक हो गए या उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उनको क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन। अब बात करते हैं दूसरी सर्जिकल मैनेजमेंट की। इसमें क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट लेब्रिंथेक्टोमी, रिमूवल ऑफ इनर ईयर। मतलब पूरे इनर ईयर को ही क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इसके अंदर, किसमें, लेब्रिंथेक्टोमी को। जिससे क्या होगा, सुनाई देना बंद हो जाएगा परमानेंटली। लेकिन क्या होगा, इससे और कोई मतलब ज़्यादा डिजीज़ नहीं होगी, और जिससे मतलब अपने को कोई भी मेंटल स्ट्रेस से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लास्ट ऑप्शन रहता है। तो यहीं पे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।